बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, भारत का जारहियत से शिकस्त तक का मंजर, भारत का ऑपरेशन सिंदूर से सरेंडर तक की कहानी, भारत की पाकिस्तान के दिफा के ऊपर उठाए गए सवालात से S-400 तक की तबाही, भारत की MiG-21 की तबाही से राफेल गिराने तक की कहानी, भारत का खित्ते का चौधरी बनने से खित्ते का मिस्कीन बनने तक की कहानी। ये वो कहानी है, ये वो मंजरनामा है कि जिसने यकसर खित्ते की सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भारत जो खित्ते में अपनी जारहियत के नाम के ऊपर या खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के नाम के ऊपर या $80 अरब सालाना के दिफाई बजट के नाम के ऊपर गुरूर से सीना चौड़ा करके फिरता था, आज बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लोग उससे किनारा कशी इख्तियार करने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान का सिफारती मंजरनामा बहुत हद तक मजबूत दिखाई देता है। वही भारत जिसने इजराइल से ड्रोन मंगवाए और पाकिस्तानी अफवाज के हाथों तबाह करवा डाले, इजराइल के अंदर इस वक्त तजब्जुब का मंजरनामा है। वही भारत जिसने फ्रांस से राफेल मंगवाया और पाकिस्तानी अफवाज के हाथों गिरवाया, फ्रांस के अंदर इस वक्त बेचैनी का मंजर है। वही भारत जिसने रशिया से S-400 का दिफाई निज़ाम खरीदा और $1.5 अरब का वो दिफाई निज़ाम पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों बर्बाद करवाया, वहां पर भी एक बेचैनी का मंजर है। उसी भारत को अमेरिका ने F-35 जो जेट तैयारे हैं उसके प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। अब सिफारती महाज पे तन्हाई का शिकार वो भारत, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर झूठे प्रोपेगेंडा करने वाला, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाला, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गिरोहों की इमदाद करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला इस सोच विचार में है कि रास्ता कौन सा इख्तियार किया जाए। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, AK भारती जो उनके फ़ज़ाइया के सरबराह हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि आया कोई राफेल गिरा, तो उनका ये जवाब कि मैं इसमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना चाहूँगा जो दुश्मन को फ़ायदा दे। हाँ, नुकसानात होते हैं, ये जंग का हिस्सा है। यही सबसे बड़ा एतराफ़ था भारत की कमज़ोरी का, भारत की शिकस्त का, कि हमने साइबर के महाज के ऊपर भी भारत के अंदर जो दरअंदाजी की है वो बरसों तक याद रखेगा और दोबारा पाँव पे खड़ा होने में, सिफारती महाज पे अपना चेहरा, अपने खदोखाल वज़ा करने में उसे वक्त लगेगा। इसी बारे में बात करेंगे, राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना, 88 घंटों का वो महाज जिस पे भारत अपनी बरतरी को दुनिया में साबित करने की कोशिश कर रहा था, किस हद तक घुटनों पे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर आपने कहा है कि 88 घंटे कहा ना आपने जी, और किस पोजीशन में आए भारत इस वक्त? अगर क्रिकेट में 16 प्लेयर होते हैं ना, अगर 16 प्लेयर होते हैं, 4 रिजर्व रखे होते हैं, तो भारत जो है ना 25 प्लेयर में इस दुनिया के अंदर ना, अगर कोई टीम बने तो 25वें नंबर पे जो प्लेयर आएगा ना वो भारत होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले तो वो अपने आप को पहले तो ओपनर टॉप ऑर्डर पे रखता था, और ये आलम होगा बात का। एक चीज़ आज मैं इंकशाफ नहीं, सबूत के साथ बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने और पाकिस्तान की कौम ने, फ़र्क ये था भारत के अंदर एक कौम नहीं बन सकी, वहाँ पे मुख्तलिफ वज़ीर आला उनके चीख रहे थे, उनकी अपोजिशन चीख रही थी, यहाँ पर सब एक कौम बन गए थे, एक खड़े हो गए थे और खड़े होकर सब ने इकट्ठे बात की, जिसका इकरार किया DGI SPR साहब ने। इवन यहाँ तक कि सोशल मीडिया सारा भारत के खिलाफ खड़ा था और भारत को मजबूरन सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, कई लोगों के अकाउंट बंद कर दिए। आप मैं सब उसमें शामिल हैं, बल्कि पता चला आतिफ साहब भी शामिल उसमें हो गए, तो बल्कि समझो कोई रियायत नहीं गया। ये आलम हो चुका है। अब हुआ क्या, ये प्लान था, ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूँ, ये प्लान था 5 साल पहले का। 5 साल पहले एक प्लान शुरू होता है। प्लान ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर 5 सालों में इतनी तेज़ की जाए इंतहा पसंदी की जंग कि पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर हो जाए, पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ इंतहा पसंदों को कंट्रोल करने में लगी रहे। और ये वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की हज़ीमत। उसके बाद इन्होंने इंडिया का एक नक्शा बनाया, उस नक्शे में GB, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान लिखा। ये मैं आपको बिल्कुल ये TV पे आपको बता रहा हूँ कि ये उस नक्शे में GB, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर। प्लान क्या था? प्लान ये था
कि इसराइल को कश्मीर में बसाया जाएगा और साथ जीबी दिया जाएगा। इसराइल जीबी और मकबूजा कश्मीर, इन दोनों के साथ करेगा। मकबूजा उधर वाला हमारा आज़ाद कश्मीर भी साथ में नहीं, ये वाला आज़ाद कश्मीर हमारा जीबी गिलगित बल्तिस्तान, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए इसराइल। अच्छा, चाइना को वहां से किया जाए। भारत जो है बलोचिस्तान के अंदर अपना तसल्लुत रखेगा कहीं और उसको एक आज़ाद रियासत बना के उस पर कंट्रोल अपना होगा, नाम आज़ाद रियासत का दिया जाएगा। और हमारे वाला जो कश्मीर है वो भी कश्मीर हमारे वाला है, ये भी हमारे वाला है, इस पर भी भारत खुद बैठे। अब ये प्लानिंग होती है 4 ममालिक में। चारों ममालिक के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, वो आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब उनकी इस वक्त में, जिस वक्त ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मुहासराई शुरू होती है, उस वक्त उनका ख्याल होता है कि हम इसको गिरा लेंगे। अच्छा, उन पागल के बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ का एयरफोर्स का एक कैप्टन अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके जा रहा है और अल्लाह अकबर करता हुआ जा रहा है। यहाँ का फ़ौजी अपनी माँ को, बहन को, भाई को, बाप को जो ख़त लिख रहा है, वो कह रहा है समझे ये मेरा आखिरी ख़त है और मेरे लिए शहादत की दुआ करे, तो उससे ये जीत सकते थे। अब प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ ऐसा ही था। आप गौर करें, बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से ये काम तेज़ किया गया, जाफर एक्सप्रेस, बाकी वाक़यात देखें। कश्मीर के अंदर इन्होंने बाकायदा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक तहरीकें चलवानी शुरू की। जीबी के अंदर इन्होंने ये काम शुरू किया। ये प्री प्लान सारा कुछ हो रहा था। अब भारत को यह यकीन था कि इस वाक़ये के बाद हम पहले हमले में पाकिस्तान को इतना खौफजदा कर देंगे कि लोग जो हैं वो डर जाएंगे, और दूसरा इनकी सियासी जमातें इनके ख़िलाफ़ निकल आएंगी। वो हो गया नाकाम। हमारे तो पाकिस्तानी ऐसे हैं कि बम धमाका हो तो 2 मिनट बाद वहाँ पे मजमा इकट्ठा हो जाता है। सर आप ये देखें, वो जो हमने फतह चलाए, फतह मिसाइल, वो पास बैठे इस तरह देख रहे हैं जैसे पता नहीं सर्कस हो रही है। यार आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक जगह पे ड्रोन गिरा है और मोटरसाइकिल पे लेके भाग गया बंदा। वो कंधे पे भी नहीं, एक ने उठा के वो ले गया। उसने किसी ने पूछा, एक उसका साथी पकड़ा गया, उसने कहा सी आप लेके ना सकिया जी, मैं ही करा। मतलब ये तो आलम चल रहा है। हमने, हमारे लोगों ने ड्रोन अपनी राइफलों से गिराए हैं इनके। ये सारा कुछ हुआ ना। अब ये एक बहुत खौफनाक प्लान था जो हमारी फ़ज़ाइयाँ ने, हमारी अफवाज ने, हमारी सियासी जमातों ने और हमारी कौम ने मिल के उसको बिल्कुल नाकाम कर दिया। अगर आज की आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, क्या तकरीर थी उसकी, कि उसको आखिर में याद आया जब तकरीर ख़त्म कर दी कि मैंने अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम लेना। बेसिक मोदी साहब का टोटल जो मिशन था ना, वो मैंने 12-13 इंडिया की फिल्में स्पेशल रात को निकाल के ना टोटे देखे। जेन्युइन बात है कि उसको, जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं ना, वो मैंने वो जानबूझ के देखे। मैंने कहा यार मैंने इससे कोई चीज़ देख, उसमें सेम यही था कि उन्होंने अपनी फिल्मों में भी किस जगह को फतह कर लिया। ये यार ये फिल्म तो नहीं थी, ये कोई बम्बई का स्टूडियो तो नहीं था जिसके अंदर आपने बैठ के फिल्म बना ली है, जिसके अंदर बैठ के बारिश भी करवा ली है, जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तबाह भी करवा लिया है, जिसके अंदर बैठ के आपने किसी को भी दहशतगर्द बना दिए, और जिसके अंदर बैठ के आपने लाहौर वो छोड़ दो। वो तो झूठ। देखे ना, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय मीडिया की अब ये हैसियत है कि भारतीय मीडिया को, मीडिया की किसी बात पर भी कोई शख्स यकीन करने के लिए तैयार, कोई शख्स। उनका एक बड़ा मारूफ यूट्यूबर है, उसका 1 घंटे में 3 मिलियन 4 मिलियन हुआ करता था। 1 घंटे में मैंने देखा 3.5 लाख 4 लाख यहाँ तक आ गया। वो अब भी उसने गर्दाने मुद्दी की हुई है। आज आपको पता है कि आज ये आलम हो चुका है कि आज बाकायदा अनाउंसमेंट हुई है भारत के अंदर कि अगर किसी दुकान में मुसलमान मुलाजिम हुआ तो 2 दिन का टाइम दिया जाता है, उसे निकाल दें, नहीं तो उस दुकान को भी जला दिया जाएगा। कराची बिरयानी बड़ी मशहूर थी, कराची बिरयानी इंडिया में, और कराची के नाम पर उस दुकान को जला दिया गया। और आज नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त थी
आज नरेंद्र मोदी की तकरीर जो थी ना, उसने समझे कि मैं अब अमेरिका भी उससे नाराज़ हो गया कि आपने एक दफ़ा भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। तरले मिनता दें पाइया सन जिमें वड्डी दी चीज़ आखिरी नंबर से बच्चा खलोता होंगे कि मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो। बात यह है कि पाकिस्तान जीत गया, नरेंद्र मोदी, इंडिया, वो तमाम कुफ्तें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमने हर महाज के ऊपर, वो सिर्फ दिफा का महाज नहीं, बयानिए का महाज हो, कौमी महाज हो, यकजहती का महाज हो, बैनुल-अक़वामी महाज हो कि जिसके ऊपर हमारी सिफारतकारी कारगर साबित हुई, और उसके अलावा साइबर वार का महाज हो, हमने हर महाज के ऊपर भारत को शिकस्त दी है। किसी एक जगह भी खड़ा होने का मौका नहीं दिया। यही बुनियाद थी कि भारत अपनी पसपाई देखते हुए, अपनी तबाही देखते हुए वो खुद गया है और उसने दरख्वास्त की कि सीज़ फायर का मंजरनामा अपनाया जाए। लेकिन इसमें सीखने वाले कितने असबाक हैं कि देखा जाए 1941 से 1945 तक का अगर मंजरनामा देखा जाए तो जापान एक वक्त में अपने आप को इस दुनिया का ताकतवर मुल्क तस्वर करता था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जब अमेरिका ने उससे लड़ाई करने की ठानी तो उसके जो नताइज रहे उससे बाद में उठने में जापान को कई बरस लग गए थे, लेकिन उसमें फिर जारहियत का उनसर दिखाई नहीं दिया था। उसने अपनी कौम पे तवज्जो देने की कोशिश की। भारत को इस बात की कब समझ आएगी? दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जब हमने इतने महाजों के ऊपर, भारत अपने हजम के एतबार से, तादाद के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के एतबार से पाकिस्तान से कहीं आगे था, लेकिन जब उसे मुंह की खाना पड़ी है तो उसके नताइज उसको कितने अरसा भुगतना पड़ेंगे और किस सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब आई थिंक एक तो अल्लाह का करम है, और मैं हमेशा खादिम रज़ीज़ साहब को कोट करता हूँ। उन्होंने 2-3 के बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप चल रहे हैं कि जब अल्लाह की राह में मेनली कई आदियात दबन फलबूरियात कदन फंसना भी नकान फबसतना भी जमा, शायद एक बिजनेस होगी जो आयत है उसमें जो है यही है कि जब आप मूव करते हैं, उस वक्त तो हॉर्सेस थे और सुम मार के चिंगारियां उड़ाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कसम लेता है। और खादिम रज़ीज़ साहब ने बड़े खूबसूरती से बयान किया था कि जब ये गौरी शूट पट्टेगा तो इसका मतलब है कि जब वो ब्लास्ट करेगा मिसाइल और डस्ट और फायर निकलेगी तो अल्लाह ताला की तायीद होगी जब आप उसकी राह पे चलेंगे। आई थिंक वो है फिर बुनियाद महसूस देखने। अभी आई थिंक बजाय इसके कि हम पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया को देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को। अभी वी आर इन टर्की, एनॉर्मस सपोर्ट है, प्रेस्टीज ये है कि आप उसका अहाता ही नहीं कर सकते। अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, फिर आप साउथ एशिया में आ जाए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद अरब स्टेट पे चले जाए, ऑनेस्टली मिस्र, मराकश, मतलब कहाँ से जो है सोशल मीडिया पे सारी तारीफ हो रही है। और पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर डिक्लेयर कर दी है तमाम इस्लामिक ममालिक, और बड़ी उम्मीदें हैं। बल्कि एक अरब है, ओल्ड एज के, कहते हैं हमारी 100 साल से आंखें तरस गई थी कि मुसलमानों पे आग और खून की बारिश होती थी। पहली दफा ये मंजर देखा गया कि मुशरकों पे आग और खून की बारिश की गई, और इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाए। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। इसमें ईमान भी है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। मैं वही कहता हूँ कि जो आइस कोल्ड बेसिकली आपका दिमाग होना चाहिए इस प्लानिंग के लिए। तो लीडरशिप, पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप को मुबारकबाद, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, फिर आप उनका ऑपरेशनल स्टाफ देंगे। अभी मैंने को कहा जी कि 300 साल आपने पहले भुगता है, तो 300 साल अभी आपको और भुगतना पड़ता है। ये इंशाल्लाह ये बेटे पैदा होते रहेंगे। और कमाल का है इसमें, आई थिंक अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है अपना टेलीग्राफ में, वो आप पढ़े तो सी जाके। और खुद इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ है इनका पब्लिक एक डिजिटल चैनल है, इसमें लोग आवाज करती हैं, और वहाँ पे कंक्लूजन यही था इनके जर्नलों का कि अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है उस वजह से ये गए हैं बेसिकली मिलते करने के लिए। बाकी ठीक है, आप बरवाडो दिखाएंगे, मोदी साहब की मर्जी बढ़ के मारता रहे। हालत यह है कि इसमें 200 किलोमीटर ये पट्टी है इंडिया के अंदर, लेह से लेके ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कांडा पोर्ट तक, इसमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े बेसेस बर्बाद हो चुके हैं। और टेलीग्राफ की रिपोर्ट लिखती है कि जब ठुकने शुरू हुए जो थे रफाइल जहाज, तो फिर एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट की कि सर ये विड्रॉ करते हैं, तो सारे फारे हुए। 36 में से 30 उन्होंने फील्ड किए थे, बाकी तो दूसरे थे। तो उनका ये उड़ जाएंगे 3-4 घंटे की बैटल अगर चली तो 300 किलोमीटर ये पीछे ले गए हैं।
डिफेंस जो है। तो मोदी से पूछे भी कौन सी जगह से तू करेगा अटैक, जो तू जो बढ़ के मार है, ये होगा यू हैव नो कैपेसिटी। इस वक्त आप स्मैश हो चुके हैं, लोगों की बात सुने, और देयर ह्यूज प्रेशर अभी अंदर से बनेगा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि ये 2030 तक रहे मोदी जो, ताकि भारत के जो टुकड़े होने ना, उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी है इसकी। मेरा अपना लोग कहते हैं ये चला जाए, मैं कहता हूँ ये रहे, बिकॉज इतना बड़ा गर्क कराना है। और इस वक्त आई थिंक अगर आप देखें पावर प्ले में 2-3 साल पहले देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये है, और हमें भी मार्शल के बड़े ताने दिए गए। मैं कहता हूँ मार्शल का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, जो नई जनरेशन में लाइव देखते हैं। अल्लाह का करम है, आई थिंक पाकिस्तान इज हियर, और भारत जो है उसका डाउनफॉल है। और कुछ इनकी भी प्रोडिक्शन है, उस पर भी बात करते हैं कि इनकी ज्योतिषी क्या कहते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज की आपने तकरीर सुनी नरेंद्र मोदी की शिकस्त ज़दा तकरीर, झूठ की तकरीर थी। तकरीर क्या था, वो एक झूठनामा था, और उसमें फिर उसने वही बरके मारना शुरू की। उसने किसी जगह भी अपने आप को नीचा दिखाना शुरू नहीं किया। तो इस तकरीर से आप समझते हैं क्या नरेंद्र मोदी अपनी कौम को मुतमिन कर सका होगा? ये देखिए, मैं पहले सवाल तो उससे पूछता हूँ कि जब आप गए थे तो अमेरिका के अलावा गारंटर कौन कौन था? सऊदी अरेबिया, टर्की और कुछ फ्रेंड्स हैं। और इन्होंने आई टेल यू, जो पहली दफा जब बातचीत हुई, जब एयरफोर्स का मुंह तोड़ दिया था, अभी बयान मसूद शुरू नहीं हुआ था, तो उस वक्त ये सालसी की हो रही थी कि कूट, क्योंकि अल्टीमेटली देखें न्यूक्लियर ओवरहैंग है, उसमें चली जाए चीजें तो फिर किसी के काबू में नहीं रहती। तो आपके ख्याल में जो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जो टर्की है या बाकी लेट्स से गल्फ की रास्ते थी, ये झाक मार रहे थे, और मोदी जो है 4 बयान दे के मुकर जाएगा। बिकॉज ये लेके गए, देखिए नेहरू भी यही लेके गया था 1948 में। ये आई थिंक बदकिस्मती रही है रीजन की भी, कि बाद में बनिया मुकर जाता है। लेकिन आई थिंक नाउ दे हैव गॉट अ लेसन। बल्कि राहुल गांधी ने कल बात की, जिसको टेलीग्राफ ने सबसे, मैं बता रहा हूँ जो एक्चुअल सिचुएशन है, उससे तो आते हैं कि इसका होगा क्या। जो राहुल गांधी ने एक स्पीच की, उससे कहा जी कि कोलैबोरेशन है चाइना और पाकिस्तान की। अच्छा, हमें बड़े ताने देते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि इस वक्त रफाल जहाज आपका फ्रांस के उनके इंजीनियर बैठे हुए वहां, ड्रोन आपके इसराइल के उनके ऑपरेटर बैठे हुए चला रहे थे, ठीक है, मैं बेसों के नाम गिन सकता हूँ। फिर आप आ जाएं जर्मनी की सबमरीन का, उनके नहीं बैठे हुए टेक्नीशियन, हमेशा वो अपने इक्विपमेंट का वो करते हैं कि ये चवल लोग हैं, बेसिक रहे कम से कम उनको ऑपरेशन रखें। क्या रशिया के 400 आपने नहीं इस्तेमाल की, एक तेजस जहाज का शोर मचाया था, वो हमें तो नजर ही नहीं आया। अच्छा पूछो तेजस किधर गया भाई, जो क्या अन जा रहे थे उन जा रहे। सो दिस इज देयर औकात के आप 6 मुल्कों से, बरतानिया से लिया, अमेरिका से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं इनके, जो फिर रहे थे, जो डिटेक्ट किया था नेवी ने, अमेरिका का जहाज है। फिर इनका देख लें जो शिप्स हैं, अभी तो बाय एंड लार्ज जो है सारे का सारा असला बाहर का है। आप हमें ताने दे रहे हैं कि टर्की की कोलैबोरेशन हमें पता है हमारी है, तो हमने कभी ताना दिया है? लेट्स से गाली ने टर्की को इतनी गालियां दी कि अभी टर्की ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीडिया के पर्सन कहा जी कि यस चाइना की पाकिस्तान की कोलैबोरेशन। लेकिन राहुल गांधी ने एक पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि जो पावर सामने खड़ी कितनी पावरफुल है, तो मेनली ही वाज हिंटिंग एट पाकिस्तान। ये टेलीग्राफ ने ये कहा है जी कि ये जो फ्रंट था, और जिस तरीके से इसको मोज़ैक वॉरफेयर कहते हैं, इस पर हम लोगों ने लिखा भी, मैं आपको भेजूंगा, कुछ अर्सा पहले हमने लिखा था कि है क्या चीज, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल था। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू एयर फोर्स, हमारी फोर्सेज, कि वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके थे। ये बड़ी लेटेस्ट आप कह लें वॉरफेयर की जो है टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है। और ये समझते थे ये केक वॉक है कि जिनके खिलाफ है, इधर से जो कुछ बीएलए वाले चल पड़ेंगे, टीटीवी पीछे से मारेगी। तो बेसिकली आप जब बॉलीवुड के स्टूडियो में बैठ जाते हैं और समझते हैं कि जी यही सारी लॉजिक है, एंड सॉरी टू से दे थिंक कि सन शाइन्स फ्रॉम मूडीज, ठीक है ना, कि वहां से निकलता है, वहां से नहीं निकलता सूरज जो है। बेसिकली इट इज इट इज हार्डकोर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। साहब मुझे तो एक सवाल करना है कि जब जंगें होती हैं तो कोई दो मुल्क उससे नहीं सीखते जिन दो ममालिक के माबैन हो, पूरी दुनिया उससे सीखती है। वो हथियारों की जंग हो, वो स्ट्रेटजी की जंग हो, वो जिस महाज के ऊपर जंग हो। अब आप ये देखिए कि नए महाज के ऊपर आपको रिसेंट पास्ट की एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का एरियल कॉम्बैट देखने को नहीं मिलेगा जो अब हुआ। हाँ, बॉम्बिंग हुई है, लेकिन इस तरह का एरियल कॉम्बैट नहीं हुआ। नए तैयारे तो बन रहे हैं, नई जनरेशन तो आ रही है, लेकिन वो आजमाए किसी एरियल कॉम्बैट में नहीं गए। आप समझते हैं कि अगली एक दहाई तक, कम अज़ कम एक दहाई तक, पाकिस्तान की वॉर डॉक्ट्राइन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक उसको संजीदगी से लेके उसके ऊपर स्टडी कर रहे होंगे? 100%। देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये वो वॉर है, हमने तो देखी है लाइव, हमारे जर्नलिस्ट में आते हैं, वहां हमने किया क्या, तो पाकिस्तान को बैटल हार्डन कौम क्यों कह रहे हैं।
अभी एक कमेंटेटर है यूके से, वो कह रहे थे कि यार ये तो 24 करोड़ की फौज है भाई, इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं। कहते ये बैठ के जो है, मजाक भी मैंने किया जी कि ये इसमें नंबरदार चक नंबर 303 इमाम बख्श ने अपनी अपनी मौजूदगी में मिसाइल फायर करवाए, ठीक है, पता बन यानी बैठे हुए लोग। कहते हैं यार आपका कोई सेफ एरिया नहीं होता। वापस आते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अहम खबर जो है वो आपने मुलाहिज़ा कर ही ली कि भारत के औसान इस वक्त ख़ता क्यों हैं। अब तो वो जैसे कि एक आपको ज़क पड़ी हो, या आप जो हैं मरूब हुए हों, या आपके औसान ख़ता हो गए हों, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हों, आपको बड़ी शिकस्त पड़ गई हो, आपको बड़ा ज़ख्म लग गया हो, तो फिर अक्सर औकात ये होता है कि जागती आंखों भी डरावने ख्वाब आया करते हैं। तो यूँ लगता है कि जैसे भारत उसी डरावने ख्वाब के अंदर इस वक्त घूम रहा है कि उसे आसमान के ऊपर अभी भी वही ख़तरा तारी दिखाई देता है कि जो 2 दिन पहले उनके सरों के ऊपर मंडला रहा था। राना साहब, खबरें भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, इधर से वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उधर से पाकिस्तानी ड्रोन फिर से फ़ज़ा में उड़ते हुए दिखाई दिए। क्या बुखला? चले बात सुने मेरी। नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि अब में ऐसा हुआ तो ये कर देंगे। वो जैसे बोलता है यहाँ पे पान मंडी में नहीं लोग बोलते अक्सर, वह तो मुझे बताया कि मान लें सर एक बार तो मुझे पता है कि वो शख्स जो है, जब उसके साथ ऐसा तकरीर में उसने फरमाने के बाद, अगर मान लें, पहली बात है पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ, अगर इन्होंने की फिर खाली ड्रोन नहीं, फिर तो इनको साथ जो होगा, इनके साथ पुश्तें याद रखें जो बच गए हैं ना, फिर वो भी याद रखेंगे। फिर वहाँ पे लिखा जाएगा इंडिया के दरो दीवार पे, सब नाल तुसी पंगा ना लेना, पाकिस्तान ना लेना। ये बड़ी मैं क्लियर आपको बता। अगर यही मान लें जो नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर के बाद ड्रोन आए, और आपका सिस्टम किधर गया भाई? मारा कोई ड्रोन? और दरअसल ये मैंने कहा मोदी भी पागल हो गया है। आपने उसकी जेन्युइन बात है, वो उसकी तकरीर सुने पता नहीं लगता औरत बोल रही है मर्द बोल रहा है। वो अक्सर आप देखें ना, कभी आप जाए, वो आपने उसको सुना था लाल है हाँ। ये होता दूजा भरा है। तो ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। बात यह है कि अब उन्हें दिन में भी ख्वाब नज़र आते हैं, रात में भी ख्वाब नज़र आते हैं। वो सुना वो तकरीर के बाद बाहर निकला तो उसको यही लगा कि ऊपर कोई गौरी आ रहा है, कभी गौरी आ रहा है ऊपर, कभी कोई आ रहा है। अच्छा बात, तुम इतने बहादुर हो, तुम इंडिया का मीडिया जो है ना, इसको मैं फिर कह रहा हूँ ये झूठ का मीडिया। ये अगर ये भी कह देगा ना, जो मीडिया जिस मीडिया पर्सन को यही नहीं पता कि लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है, ठीक है, जिसको यही नहीं पता कि किस किस शहर में कौन कौन सी बंदरगाहें हैं, उसने क्या रिपोर्टिंग करनी है भाई? तो उन्हें बोलने दे जितना झूठ बोलते हैं। अब अच्छा ऐसा करने से क्या होगा? उनकी अवाम में मजीद खौफ पैदा हो जाएगा, उनका कारोबारी सिस्टम तबाह हो जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी कह के गया थी बड़ा कुछ है हमारे पास, तो किधर गया वो हमारे पास जो बड़ा कुछ है? तो मर गए ना सारे। इनको अभी पहला थप्पड़ और अब थप्पड़ नहीं, अब तो मैं कहना इनको टांगे भी पड़ी हैं। इनका हाल पता कौन सा हुआ है? वो जो बंदा मजमे में काबू नहीं आ जाता, उसको वो भी मारता जो घर से बीवी से मार खा के आता है। इनका हिसाब तो हुआ है कि इनको हमारे उन पायलट्स ने, यकीन करें लोग बताते हैं कि जब वहाँ पे कहा गया कि कौन कौन फ्लाई करने जाएगा ना, तो वहाँ तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हर शख्स चाहता था मैं जाऊँ। और फिर वो किस तरीके से इनको, वो कहते हैं ना लम्बे पापा के घुटे हैं, बग़ैर तेल लाए घुटे हैं उन्होंने। तो ये तो आलम हुआ है। तो यार इंडियन मीडिया की जो गुफ्तगू है ना, मैं तो समझता हूँ हमें उनका जवाब ही नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने फरमाया आज। तो वक्त आने दें इंशाअल्लाह हम किसी दिन श्रीनगर में भी जाके प्रोग्राम करेंगे। वक्त आने दें इंशाअल्लाह करेंगे, सारा कुछ करेंगे। जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा वो टूट जाएगा। सर अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट दें तो मैं आपको बताऊं कि किसी ने क्या तहरीर लिखी नक्शा बदलने के ऊपर।
कहते मोए इंडियन मीडिया ने बड़े बड़े हमलों से पहले जो हमारा जोग्राफिया इधर उधर किया था, आज छुट्टी है तो मिलके सारे मकामात अपनी पुरानी जगहों पे फिट कर ले। लाहौरिया समंदर और बंदरगाह दोबारा कराची के हवाले कर दें, लेकिन शॉपर डबल करके। इस्लामाबाद वाला घंटा अगर दोबारा फैसलाबाद और मजारे कायद कराची वापस भेज दिया जाए, और पिंडी वालों के पास जो कराची का 3 तलवार है उसमें 1 तलवार रख के 2 वापस भेज दें। उधर अनारकली बाजार ने तो कराची वालों को साफ कह दिया, पंजाब नहीं जाऊंगी, डोली आई है तो जनाजा ही उठेगा। कहते हमारा नक्शा इधर उधर करके अब कई शहर कह रहे हैं कि ये चीज़ यहीं पे रहने दें, हम इसका लुत्फ उठा लें ज़रा। बस आप अंदाज़ा लगा लेना, हम पाकिस्तानी जो है ना हमारे, वो इंजॉय करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कोई बात नहीं, मैंने खुदा शाहिद है, मैंने किसी एक शख्स के मुंह से ये नहीं सुना कि यार जंग कब बंद होगी, बल्कि वो कह रहे थे भाई ना एड्डी जल्दी बंद हो गई। देखिए हम में से तो बहुत से लोगों ने, बल्कि हमारी नई जो नस्ल है उसने तो जंग देखी, जंग का टेलर देखा ना। हाँ। तो वो तो जंग पूरी देखनी चाहिए थी ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह मिली है, अल्लाह का करम है, हमें फ़तह मिली है। अब भारत के जो आए थे बेचारे, अच्छा एक गल तो दसो मनो, ये मैं थोड़े ना पंजाबी गल है, इन्हों को बोलना से बंदे भी कोई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इनकी तर्जमान भी औरतें हैं। आप देखें ना, इनकी तर्जमान भी औरतें हैं। और जो बोलने के लिए मर्द लाए गए थे, वो एयरफोर्स वगैरह के जो बिठाए हुए थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके चेहरे देखे? देखे भारतीय उनके। हाँ, तो जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे थे, उनके चेहरों पे रौनक थी, वो हंस रहे थे और इस तरह मुस्कुरा रहे थे। ये फतह की निशानी थी, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की निशानी थी। और अगर उनको देखें तो लानत से भी आगे थी ना। ये आलम था मसला, उनका हार शिकस्त। और अब ये जो नया प्रोपेगेंडा किया है, ये नया प्रोपेगेंडा इनके भी गले भर जाएगा। अच्छा, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। अगर हम इनकी तबाह की हुई वो तमाम वो जो एयर बेस थी और बाकी जगह थी, अगर उसकी फुटेज अगले 3 मिनट बाद दिखा सकते हैं, तो ये जो ड्रोन का ड्रामा किया है, तो ये नहीं हमारे पास होंगी, ये बाकी चीज़ें नहीं होंगी। इंडिया के पास कोई एक फुटेज थी, कोई एक फुटेज जी थी सर। किसकी? बंदरगाह की? नहीं, बंदरगाह की थी सर। उनके पास तखय्युलाती बहुत फुटेजेस थी सर। देखें, तखय्युलाती थी ना सारी वो, और इसके अलावा थी कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने बाटापुर, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वाघा बॉर्डर, मैंने वहाँ पे एक दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा सुनाओ घर वाले इत्थे ने चले गए ने? उन्हें कहा भाई जी जान नहीं दे। मैं कहता पुत्र मेरा, कहता मैं अपने बेटे को क्या पुत्र तू तो जा, कहता अब्बा ये कल तो चूचे कढ़ाए ने, ये चूचे देखा क्या उधर जावा, तो नाले जंग देखना, तो जंग का तो मज़ा भी अपना है। ये है मेरी कौम जो लड़ती है। वो ठीक है, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स जो है ना वो पाकिस्तान है। 24 करोड़ अवाम फौजी है, 24 करोड़ अवाम। अब हमने इसको किस तरह कायम रखना है? ये वक्त है कि हमने एक कौम बना दी है, अब हमें इस कौम को कौम रहने देना है। हमने अब कोशिश करनी है इसको तफरकों में तकसीम होने से बचाने की। अब हमने कोशिश करनी है कि जब कौम एक हो जाए ना, फिर वो अपने पेट पर पत्थर भी बांध लेती है। हमें भारत का सर शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो ठीक बात है, नरेंद्र मोदी अगर 3 साल हो रह गया ना तो 4 भारत होंगे, तो उसका और भी फिर शुक्रिया अदा करना। हाँ, उसका शुक्रिया। इमरान खान ने ठीक कहा था, अगर आप सोचे ना कि इसको जीतना चाहिए, लोगों ने बड़ी तनकीद की थी। उसने इसलिए कहा था कि ऐसा जुनूनी बंदा जो है ना वो अपने घर पे खुद के हमला करता है, तो उसने अपने घर पे किया है। यार जिसको इतनी अकल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद उन्होंने ये अफवाह चला दी कि ड्रोन आ गए, इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जो चैलेंज करके गया है हमने उसे कबूल किया और 1 मिनट नहीं लगाया, तो फिर डूब मरो यार तुम। अब तक तो नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वहां पर जो बंदरगाह है उस पर जाके छलांग लगाए और डूब जाए। बंदरगाह आपने बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन दे दिया, चुल्लू भर बहुत है मेरे ख्याल से। नहीं, ये ना चुल्लू भर पे नहीं जाते ये लोग इतने, इनको मारने के लिए भी ना पानी वो चाहिए जो इनसे ज़्यादा गलीज़ हो, जो इनसे ज़्यादा गलीज़ हो ना वो पानी चाहिए। बात है यार सर, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। ज़रा भारतीय चैनल्स को लगा के देखें, उनके चैनलों का भी हाल देखें, उनके लोगों का भी हाल देखें। वो मैं तो ढूंढ रहा हूँ उस जनरल बख्शी है ना, जेडी बख्शी, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ। किसी दिन प्रोग्राम में उसको भी लें और मेजर को भी लें, उसको गौरव को। और मैंने सुबह उसको सुना है, अब उसने बातें ही और करनी शुरू कर दी हैं। अब स्टाइल का नरम हो गया है। अच्छा, हाँ, मैं सुबह मैंने सुना उसे। आप कहाँ पे सुन रहे हैं?
मैं तो इन्होंने पूरा ही सुनना हुआ ना, सुनना तो बहुत इन्होंने सुनना हुआ। तो वो बड़ा ऐसे नहीं, ऐसे था। वो तो मैंने ऐसी वाली वीडियोस भी देखी थी, हमने पाकिस्तान में घुस के वार किया है। किया बार, हमने माना कि आपने रात के अंधेरे नहीं, में, वो तो लाहौर फतह करने के बाद। नहीं लाहौर फतह, वो तो चाय पीने आना था ना, तो आए नहीं। हमने तो चाय के साथ जनाब उनके लिए पैटिस भी रखे हुए थे, ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें उनके लिए रखी हुई थी। वो आते, उन्हें खिलाते, उन्हें पिलाते, और उसके बाद उन्हें बताते, उनकी खातर तवाज़े करते, खातर तवाज़ा करते। पागल आदमी है यहाँ पर, यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदा लगाने वाले हैं, यहाँ नारे रिसालत की सदा लगाने वाले हैं, यहाँ पर नारे हैदरी की सदा लगाने वाले हैं। ये पागल किस तरह लड़ेंगे? ये लड़ सकते हैं? ये कभी नहीं लड़ सकते। आपने कहा ना अमेरिका ने, सिर्फ अमेरिका ने इन्हें वो तैयारी देने से इनकार कर दिया। चले मैं खबर चैलेंज से दे रहा हूँ, 4 ममालिक ने कहा जिनको हमने तैयारी नहीं देने, 4 ममालिक के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, और चारों ममालिक की तरफ से बाकायदा या इनको पैगाम चला गया, जा चुका है कि कोई तैयारी नहीं जाएगा। वो कहे मार्केट उगानी अपनी। मुझे एक बात बताएं, ये छेड़ते थे ना चाइना का मोबाइल, चलाने वाला हो तो वो भी बड़ा फिट होता है,